एन एक्सप्रेस अपने सभी दर्शकों का वेलकम करता है और आज हम लोग एक अरबिक इदारा है, एक अरबी मदरसा है, वहाँ पर मौजूद हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक के लिए, माइनॉरिटी के लिए और ख़ास तौर से मुस्लिम के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो संस्था है, वो एक संगठन है जो हर हालात में मुसलमान के साथ खड़ा होता है। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो राजस्थान से जनरल सेक्रेटरी ऑफ जमीयत उलमा हिंद से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारे दर्शक ऐसे भी हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम तबका, जो आज तक यही नहीं समझ पाए कि क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, क्या मतलब है, क्या अर्थ होता है जमीयत उलमा हिंद का। इन्हीं सब बातों पर, कुछ अहम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं कि किस हालात में और किन परिस्थितियों में जमीयत उलमा हिंद काम करती है और किस तरह से वो लोगों की सेवा करती है और किस किस तबके के साथ उसके संपर्क रहते हैं, उसके कांटेक्ट रहते हैं और सरकार से किस तरह से वो अपनी बात को मनवाती है और किस तरह से अपनी बात को रखने का काम करती है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम कोशिश करते हैं बात करने की। वेलकम सर, अपना कुछ परिचय दीजिए। मेरा नाम अब्दुल वाहिद खत्री है और मैं जमीयत उलमा हिंद की राजस्थान इकाई का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं राजस्थान स्टेट में जमीयत उलमा का पूरा काम करता हूँ, खिदमत करता हूँ। आप भी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महबूबुल हसन रहमानी है, मदरसा उस्मानिया की खिदमत अंजाम देता हूँ और जमीयत उलमा ज़िला सवाई माधोपुर के सदर होने की हैसियत से भी काम करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान है, जमीयत उलमा राजस्थान के प्रेसिडेंट हूँ मैं और जमीयत उलमा से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, इसकी साथ जमात का एक साथी। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, मैं मदरसा उस्मानिया के अंदर खादिम हूँ और सदर मुदर्रिस भी हूँ। जी सर, हमारा पहला सवाल, जमीयत उलमा हिंद क्या है और उसके क्या काम होते हैं और किस तरह से वो ख़ास तौर से अल्पसंख्यक को किस तरह से मोटिवेट करती है? जमीयत उलमा हिंद बोले तो इंडियन उलमा, जो इंडियन उलमा हैं उनकी एक एसोसिएशन, उसका ट्रांसलेशन होता है जमीयत उलमा हिंद, यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन उलेमास, जो मज़हब का ज्ञान रखने वाले, मज़हब की जानकारी रखने वाले और मज़हब की तबलीग और तशरीह करने वाले, उसको एक्सप्लेन करने वाले जो विद्वान लोग होते हैं उन्हें उलेमा कहा जाता है। और चूँकि मुसलमान एक धर्म द्वारा संचालित वर्ग है, कौम है, इसलिए उसके ऊपर उलमा का बड़ा प्रभाव होता है। जमीयत उलमा हिंद 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और 1919 में उस वक्त आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। जमीयत उलमा हिंद ने आज़ादी के अंदर लीडिंग रोल निभाया और मुल्क को आज़ाद कराने में जेलें भरी, दूसरी कुर्बानियाँ दी, उनके लोग शहीद हुए और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद जब हिंदुस्तान आज़ादी की तरफ बढ़ा तो साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का बाइकाट जमीयत उलमा हिंद ने किया। उसके बाद जब देश की बंटवारे की बात आई, आज़ादी की तरफ बात चली, तो आज़ादी बंटवारे का प्रखर विरोध अगर भारतीय इतिहास में, आज़ादी के इतिहास में किसी ने किया है तो जमीयत उलमा हिंद ने किया है कि देश बंटना नहीं चाहिए, एक रहना चाहिए। उसके बाद जब देश बंट गया तो भारत के संविधान के निर्माण में और उस संविधान के अंदर सभी अल्पसंख्यक और कमज़ोर वर्गों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों और के साथ में मुसलमानों की क्या भूमिका रहेगी, उन्हें क्या अधिकार रहेंगे, किस तरह वो जिएंगे, धार्मिक आज़ादी किस तरह प्राप्त होगी, उन्हें बराबरी का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। गरज संविधान में एक सेकुलर स्टेट बनाने और सभी लोगों को बराबरी का हक दिलाने में जमीयत उलमा हिंद का संविधान के निर्माण में एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अच्छा, 2023 तक आते आते जमीयत उलमा हिंद ने अपना वजूद धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया, खोना शुरू कर दिया है और आज अगर बात करें 90% का युवा जो 18 से 20 साल का, उसको यही मालूम नहीं है कि जमीयत उलमा हिंद क्या है। ये इस तरह की जो कमज़ोरियाँ पैदा हुई है उसकी एक वजह क्या लगती है? देखिए, जमीयत उलमा हिंद, ये बात सही नहीं है कि जमीयत उलमा हिंद कमज़ोर हुई है या उसका नेटवर्क कमज़ोर हुआ है। राजस्थान के अंदर अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें आज और हिंदुस्तान में देखें तो भारत के अंदर सबसे बड़ा
सबसे प्राचीन और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला अगर कोई संगठन है तो उसका नाम है जमीयत उलमा हिंद। राजस्थान में अगर आप देखें तो आज से 20 साल पहले तक राजस्थान के अंदर जो आप बता रहे हैं ऐसी परिस्थिति थी, खाली 4 डिस्ट्रिक्ट में काम होता था। आज राजस्थान के 27 ज़िलों में जमीयत उलमा हिंद की एक्टिव यूनिट है और 2 लाख से ज़्यादा कैडर है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा जमीयत उलमा हिंद का कैडर है और हिंदुस्तान के हर स्टेट में जहाँ जहाँ मुसलमानों पर कोई तकलीफ़ आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, हालात आते हैं, कोई दुख सुख पड़ता है, वहाँ पर मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ, कमज़ोर पीड़ितों और शोषितों के साथ जमीयत उलमा हिंद खड़ी रहती है, उनकी मदद करती है। अच्छा, जमीयत उलमा हिंद जो पढ़ा लिखा तबका है, ख़ास तौर से जैसे मेडिकल में या इंजीनियरिंग में जाता है, जो गरीब तबका है, उसके लिए किस तरह की वो अपनी खिदमत को अंजाम देती है? देखिए, विभिन्न किस्म की योजनाएं हैं जो मेडिकल में, इंडियन सिविल सर्विसेज में, स्टेट सिविल सर्विसेज में और इंजीनियरिंग लाइन में या IIT वगैरह में जो बच्चे जाने वाले होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनको हम प्रोत्साहन राशि देते हैं, उनकी फ़ीस जमीयत उलमा हिंद पे करती है, उनको वजीफ़े देती है। उसको किस रेशों में देते हैं? मान लो एक बच्चा MBBS कर रहा है, उसको अगर 40-50 लाख रुपए का उसका खर्च होता है तो परसेंटेज रेशो क्या होता है? वो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर होता है। जिस बच्चे की जैसी एलिजिबिलिटी है, उसकी जो काबिलियत है, काबिलियत की बुनियाद पर एक समीक्षा करने के लिए एक कमेटी होती है। वो कमेटी समीक्षा कर रिकमेंड करती है। किसी बच्चे को पूरा भी दिया जाता है, किसी बच्चे के पास कुछ पार्ट अवेलेबल होता है तो जो दूसरा पार्ट है उसको पूरा किया जाता है। जो भी शक्ल हो, उस बच्चे को मैदान में खड़ा रखने, अपनी स्टडी जारी रखने और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो भी मदद हेल्प चाहिए वो जमीयत उलमा हिंद करती है, ताकि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल लाइन में, सिविल सर्विसेज में, IITs में, इंजीनियरिंग लाइन में आए, आगे बढ़े और देश की सेवा करें। मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा देता हूँ। हमारे कांटेक्ट में एक डॉक्टर अजीम लड़का आया है रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर से। उसने हमें बताया है कि मेरी 2 जोड़ी जूतियाँ घिस चुकी जमीयत उलमा हिंद के ऑफिस के चक्कर काटते काटते, लेकिन मुझे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हुआ। इस तरह के जो एक्सेप्शनल केसेस हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 100% बच्चों को, कैंडिडेट्स को हेल्प देना एक ऑर्गेनाइजेशन के बस की बात नहीं होती है। अब यह है कि उस बच्चे का केस क्या है उसे देखना पड़ेगा, किस स्थिति में उसने अप्लाई किया, उसका परसेंटेज क्या है। जो दिया जाता है वो मेरिट बेसिस पर तय किया जाता है। एक इंडिविजुअल कमेटी होती है, उसमें रिटायर्ड जज भी हैं, कुछ वकील भी हैं, कुछ उलमा भी हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं, यूनिवर्सिटियों के डीन्स भी हैं और कई यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर रिटायर्ड भी हैं। वो सब मिल करके मेरिट पर तय करते हैं उस बच्चे की मेरिट कितनी थी और उस मेरिट के आधार पर ही उसको हक मिलता करता है। अच्छा सर, इसके अध्यक्ष कौन है जमीयत उलमा हिंद? फिलहाल जो हिंदुस्तान में लीड कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर है वो है मौलाना सैयद महमूद मदनी। वो आपके सहारनपुर ज़िले में ही देवबंद के रहने वाले हैं। अच्छा, जो कहते हैं कि चाचा भतीजा वाद भी इसमें हुआ है, उस पर रोशनी डालिए। चाचा भतीजा वाद में कुछ नहीं हुआ। उनके चाचा जो है वो जमीयत उलमा हिंद के बहुत ही सम्मानित और बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और हम सब के लिए वो सम्मानीय है। हम उनका बड़ा एहतराम इज्जत करते हैं। वो भी जमीयत उलमा हिंद में थे और मौलाना महमूद मदनी साहब के पिता उस वक्त 2006 से पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। मौलाना असद मदनी साहब उनका नाम था। उनके दुनिया से चले जाने के बाद अध्यक्ष को किसको बनाया जाए, इसका संगठन के अंदर इसके अंदर विभाजन हो गया। कुछ लोग ये चाहते थे कि अरशद मदनी साहब सीनियर है, इनको बनाया जाए। कुछ बड़ी मेजोरिटी, इवन 80% मेजोरिटी ये चाहती थी कि मौलाना महमूद मदनी साहब जूनियर हैं लेकिन यंग हैं, हौसलामंद है, नई रोशनी है, नया विज़न है, नई सोच है। वो जमीयत उलमा को आगे लेके जाएंगे और नौजवानों की और यूथ की, ख़ास तौर पर उन बच्चों की जो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, ये स्ट्रीट में, गलियों में फिरते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने, उनको मेन स्ट्रीम में लाने और मज़हब के साथ जोड़ करके देश सेवा के लिए प्रेरित करने और संगठित नेतृत्व देने की उनमें क्षमता है, ये मेजॉरिटी मानती थी। तो ये जो चचा भतीजे का झगड़ा नहीं है, ये संगठन में मतदाताओं का अपना विभाजन है कि कुछ लोगों ने उनको समझा, कुछ लोगों ने। सर, ये कोई डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है या मतलब कुछ खानदानी है इसके जो अध्यक्ष बनते हैं? नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगर डेमोक्रेटिक है तो भतीजा ही क्यों, दूसरे लोग क्यों नहीं?
ये तो मतदाताओं के अपना वो भतीजे का और चाचा का सवाल नहीं है। ये तो जो वर्कर्स होते हैं उनके अंदर क्वालिटी देखी जाती है, काबिलियत देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है। खानदानी, उसके अंदर एक खानदान का रेशो भी होता है कि किसी ऊंचे खानदान से कोई आदमी हो, ऊंची काबिलियत रखता हो। लेकिन समाज को समझने के लिए ऊंचे खानदान की क्या जरूरत पड़ती है? नहीं, ऊंचे खानदान से जो आदमी होता है उसके ऊंचे संस्कार होते हैं। लेकिन इस बात को आप कैसे कह सकते हैं कि ऊंचा खानदान वाले ऊंचे संस्कार होते हैं? डेमोक्रेसी और जमहूरियत इस बात को नहीं मानती। नहीं, डेमोक्रेसी की ये विडंबना है कि उसके अंदर कुछ भी चुनकर आ जाता है। हमारे यहाँ उस टाइप की डेमोक्रेसी नहीं है। अगर ये विडंबना होती, जो आम आदमी आज कुछ भी बन जाता है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत, फिर तो वो वंचित रह जाता। ये तो एक तरह से डिक्टेटरशिप या एक तरह से एक ऐसा माहौल हो गया कि जो जहाँ है वो वहाँ रहेगा और जो नीचे से ऊपर है उसका आना नामुमकिन। देखिए, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस की ही विडंबना है कि आज भारत में जिस तरह से करप्शन फैला हुआ है, बुराइयां फैली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा हुआ है, यानी जातिवाद बढ़ा हुआ है और दूसरी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। देश के अंदर जातिवाद फैला है, भ्रष्टाचार फैला है, सांप्रदायिकता फैली है, वंशवाद फैला है। यानी कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम के खिलाफ हैं? डेमोक्रेटिक सिस्टम के उस प्रोसेस के खिलाफ है कि कोई काबिल और नाकाबिल, नाअहल आदमी कोई भी चुन करके आ जाए। नाअहल आदमी आएगा वो भ्रष्टाचार करेगा, वो अपनी सीमाओं को नहीं जानता, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं जानता। और काबिल आदमी आएगा वो अपनी सीमाओं को भी जानता है, अपनी जिम्मेदारियों को भी जानता है और अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह अदा करना है वो इसको भी समझता है। अच्छा, लास्ट सवाल और है, जैसा कि मतलब जो जमीयत उलमा हिंद के पास ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो दूर दराज जो गांव हैं, जो नॉन मुस्लिम गांव हैं, जो जहां बहुत कम मुस्लिम रहते हैं, तो उनकी सूझबूझ, उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में मालूमात कैसे करती है? देखिए, हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो चूँकि उलमा की जमात है तो मस्जिदों और मदरसों द्वारा संचालित है। तो हर गांव में, हर बस्ती और हर आबादी के अंदर मस्जिद, चाहे थोड़े से 50 घर या 20 घरों की भी बस्ती हो, वहाँ मस्जिद ज़रूर होती है। मस्जिद होती है तो वहाँ नमाज़ पढ़ाने वाला आलिम वहाँ पर मौलवी ज़रूर होता है और वो जो आलिम है वो हमारे किसी न किसी संस्था से निकला हुआ होता है और वो हमारे साथ एक ट्रेडिशनल यूनिट के अंदर हमसे वो जुड़ा हुआ, ट्रेडिशनल वे में वो हमसे जुड़ा हुआ होता है। और वो जब वहाँ जाकर इमाम बनता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारा मेंबर बन जाता है, उसके साथ हमारे कांटेक्ट हो जाते हैं और हम पूरा सर्वे कराकर उनको साथ लेकर उस गांव में सारी सिचुएशन का ध्यान रखते हैं और किस तरह हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बाकी रखा जाए और जो माइनॉरिटी में मुसलमान हैं वो किस तरह अपनी पहचान के साथ सुरक्षित रहें और अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करते रहें, लोगों के साथ भाईचारा बना रहे, नफ़रत का माहौल न पैदा हो और सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। लेकिन लगातार नफ़रतें बढ़ रही है, माहौल ख़राब होता जा रहा है, तो कितना इम्पैक्ट अब तक गया है, खासकर क्योंकि मुस्लिम तबके में और जमीयत उलमा हिंद हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत खौफ नज़र आता है आज की डेट। देखिए, पिछले 10-12 साल में हिंदुस्तान का जो सिस्टम बदला है पॉलिटिकल, उसमें तुष्टीकरण प्लस ये तुष्टीकरण प्लस नफ़रत की राजनीति की जा रही है। ये नफ़रत की राजनीति राजनीतिक लोग कर रहे हैं। आज भी हमारा ये मानना है कि भारत का 98% हिंदू वो सेकुलर है। ये किस बेस पे कह सकते हैं कि सेक्युलर है? आपके पास क्या एक लाइन में ये बताइए कि बेस क्या है इस बात को? सेक्युलर तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कहीं नज़र ही नहीं आता सेक्युलरिज्म। नहीं, सेकुलरिज्म डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। थोड़ा हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो इस लफ्ज़ को नहीं समझ पाते, सेक्युलरिज्म का थोड़ा सा मतलब समझें। लोकतंत्र। और अभी तो आप लोकतंत्र के खिलाफ बात कर रहे थे, अभी लोकतंत्र पर आ गए। लोकतंत्र की कमियों को बता रहा था मैं कि लोकतंत्र के अंदर ये विडंबनाएं होती हैं कि चाहे जैसे उल्टे सुनते लोग, गलत लोग, गुंडे लोग, माफिया गिरोह के लोग पे धन बल के बुनियाद पर, तादाद की बुनियाद पर नफरत फैला करके किसी भी तरफ पावर में आ जाते हैं। ये लोकतंत्र की विडंबना है जिसमें सुधार की ज़रूरत है। और ये जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान जो हमसे बात कर रहे थे और अपने अलग अलग हमारे कुछ सवालों के जवाब दे रहे थे। बाकी हमने जो भी सवाल उठाए हैं वो सवाल जनता के हैं, वो आवाम के हैं, वो पब्लिक के हैं और जनता ने जो भी हमसे पिछले कई सालों में लगातार सवाल किए वही हमने इनसे
सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है। वैसे हमारी इस रिपोर्ट पर हमारे दर्शकों की, खासकर उस पीड़ित तबके की और उन लोगों की, और स्पेशली डॉक्टर अजीम जो हमें लगातार कॉल करते रहे, अपने मैसेज भेजते रहे कि हमें जमीयत उलमा हिंद से कभी कोई हेल्प नहीं मिली। इसे कमेंट सेक्शन में अपनी इस राय को ज़रूर लिखिए और बताइए वो कितने % इत्तेफाक रखते हैं और कितने % इत्तेफाक नहीं रखते। इसी मैसेज के साथ बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।